स्टूडेंट्स, आज प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से अक्सर एग्ज़ाम में इस पर कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो इसके अंदर मेजर क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में किस प्रकार होती है। इससे पहले यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पोषण की दृष्टि से समस्त जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसमें समस्त हरे पादप, कुछ जीवाणु, नील हरित शैवाल इस श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है, जबकि परपोषी वे जीव होते हैं जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं परपोषी। ठीक है, परपोषी भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें परजीवी है, ठीक है, और मृतोपजीवी है, सहजीवी है, जो अपना पोषण किसी न किसी प्रकार से दूसरों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो स्वपोषी जीवों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो होती है कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश सबसे पहले ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले अपन इसका एक रिएक्शन देखते हैं, वो आप देखिए CO2 प्लस H2O, ऊपर हमने लिखा सनलाइट, नीचे लिखा क्लोरोफिल, और यहां बनेगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। O2 के आगे हमने एरो का इंडिकेशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर रिलीज होती है, मुक्त होती है। मुक्त होने के कारण हमने इसको ऊपर एरो के द्वारा व्यक्त किया है। ठीक है, तो आप ये देखिए, हमने लिखा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पादपों की पत्तियों का रंग हरा होता है। पादप प्रकाश का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए आप कि समस्त, क्लोरोफिल का मतलब होता है समस्त हरे पादप। इसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं? समस्त हरे पादप। इसका मतलब वे जीव जिनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होगा वो इस क्रिया को पूरा करेंगे। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। तो समस्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यूज करते हैं। ये कहां से लेंगे? वायुमंडल से। ये वायुमंडल से इन्होंने उपयोग में ली। जल का उपयोग इन्होंने कहां से किया? जड़ों द्वारा, मृदा से। हम ये जानते हैं पादप जल अवशोषण के अंदर हमने पढ़ा था कि समस्त हरे पादप या हरे पादप केशिका जल का अवशोषण करते हैं। मूलरोम द्वारा केशिका जल का अवशोषण करते हैं, फिर वो जाइलम तत्वों के माध्यम से पादप के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों तक पहुंच जाता है और पत्तियां इसका उपयोग भोजन के निर्माण में करती हैं। ठीक है, तो आप देखिए हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और जड़ों द्वारा भूमि से जल का उपयोग करते हैं और उपयोग करके इसे किस में बदल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? शर्करा है। शर्करा इसके अंदर बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाला जो प्रथम उत्पाद होता है वो होगा शर्करा। ठीक है, जबकि पादपों के अंदर ये शर्करा जो होगी वो स्टार्च में बदल जाती है। हम ये जानते हैं कि पादपों में अतिरिक्त भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है, जबकि वो भोजन का निर्माण किसके रूप में करते हैं? शर्करा के रूप में। ठीक है, तो हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 व भूमि से जल का उपयोग कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये ऑक्सीजन एज ए सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में होती है और ये ऑक्सीजन जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है वो समस्त सजीवों के किस में काम आती है? श्वसन क्रिया में काम आती है। इसका उपयोग श्वसन क्रिया में किया जाता है, चाहे वो समस्त एनिमल्स हों या समस्त पादप।
पादप और समस्त जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। जबकि पादप में एक विशेष गुण होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस CO2 का उपयोग करते हैं। अब आप इसको संतुलित कर सकते हैं। यहाँ देखिए 6 CO2 एंड 12 H2O, ठीक है, या 6 O2 एंड 6 H2O, ये इसका वैलेंस रिएक्शन हो गई। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी, ध्यान से देखिए। हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल का उपयोग कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। साथ में सेकंड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है वायुमंडल के अंदर, जो समस्त जीवों में श्वसन क्रिया में भाग लेती है या काम आती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब आप यहां देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है एक प्रकार से उपचयी और कौन सी क्रिया हुई, उपचयी क्रिया हुई। उपचयी का मतलब क्या होता है, और साथ में हम लिख सकते हैं इसके अंदर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब इन्होंने सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया, ठीक है। साथ में उपचयी का मतलब होता है, उपचयी एक ऐसी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक छोटे व सरल पदार्थ परस्पर मिलकर संयोग कर किसी बड़े जटिल रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी नए पदार्थ का संश्लेषण होता है, इसलिए इस उपचयी क्रिया या इसको बोलते हैं संश्लेषणकारी अभिक्रिया। कौन सी क्रिया होगी, संश्लेषणकारी, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको, ये एक प्रकार से निर्माणकारी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। ये आपको डेफिनेशन समझ में आई। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है ये एक प्रकार से ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये, ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया। कैसे बोल सकते हैं इसको हम कि ये ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया है। आप ध्यान से देखें, प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन आपके सामने दी हुई है, इस रिएक्शन से स्पष्ट होता है कि हरे पादप सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो इन्होंने भोजन का निर्माण किया, ये भोज्य पदार्थ कौन सी है, ये कार्बनिक रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है ये, कार्बनिक रासायनिक ऊर्जा है। इसका मतलब समस्त हरे पादप या अन्य जो प्रकाश संश्लेषित जीव है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया। और देखिए आप प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इस क्रिया में जो हरे पादप है, हरे पादप किसका उपयोग कर रहे हैं, CO2 का और जल का। जल क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। जल क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। CO2 क्या है, ये भी अकार्बनिक पदार्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको यूज कर रहे हैं, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और इसको किस में बदल देते हैं, कार्बनिक पदार्थों में। किस में बदल दिया इसको, कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर दिया। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। परिभाषा है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें ये हरे पादप अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर उसे कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। वो कौन सी क्रिया हो गई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है। अब और देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये क्रिया एक ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है एक ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है। आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे
कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया है। इस क्रिया में हमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आएगी और वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑक्सीकरण, जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन है वो CO2 से न हो करके जल के द्वारा होती है। आप यदि इसको मोटे आइडिया में ये देखें कि यहां पर हमने लिखा 6C, ये 6C एज इट इज कहां पहुंच गया, यहां देखिए, ठीक है। यदि अपन 6O O2 को चेक करें तो ऐसा लगता है कि ये यहां पहुंच जाती है, ठीक है। और 12H12H2O ये कहां पहुंच गया, यहां एंट्री करता है और यहां एंट्री करता है, ठीक है। इसी तरीका से ऑक्सीजन, जो 12 ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहां से यहां ट्रांसफर होती है एंड यहां ट्रांसफर होती है। इसका मतलब ये हुआ, हमें इस रिएक्शन से ये पता लग रहा है कि इस क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहां से आती है, CO2 से, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन CO2 से न निकल करके जल के द्वारा मुक्त होती है। तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे आप, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया जो होती है इसमें यह आता है कि जैसे ही हरे पादपों पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है, किस पर, ग्रीन प्लांट्स, हरे पादपों पर जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरणें पहुंचती है, सबसे पहले ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण हम यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पर एक शब्द और है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन की क्रिया होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रकाशिक अपघटन। जब प्रकाशिक अपघटन होता है तो जल के द्वारा मुक्त होती है 2H+ आयन, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन एंड साथ में हाफ O2 बैलेंस। आप यहां पर देखिए कि प्रकाशिक अपघटन के समय क्या निकल रही है, 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, जब किसी ऑक्सीकरण की क्रिया में H+ आयन बाहर निकलते हैं, जितने H+ आयन बाहर निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं, तो ऑक्सीकरण अपचयन हुआ। इस क्रिया में आप देखिए मुक्त होने वाले 2H और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये सीधे ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पर, CO2 पर, और CO2 को किस में बदल देंगे, ये CH2O में, किसमें, CH2O, या फिर अपन ये कर सकते हैं C6H12O6 में चेंज कर देते हैं। तो आप देखिए जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ तो क्या मुक्त हो गई, ऑक्सीजन, और यहां से जो शर्करा का निर्माण हुआ, शर्करा में उपस्थित जो ऑक्सीजन वो कहां से आई, CO2 में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो किस रॉ मटेरियल के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें CO2 हो या फिर जल। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस चीज को समझाया, जिसमें सबसे पहले आता है रूमैन व कॉमन नामक साइंटिस्ट, एक रूमैन और साथ में है इसका कॉमन। इन दोनों ने क्या किया था, ध्यान से समझना इसको, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो CO2 यूज की, साथ में इन्होंने जल का उपयोग किया। जल में जो ऑक्सीजन है वो इन्होंने लिए रेडियो समस्थानिक ऑक्सीजन का उपयोग किया। तो ऑक्सीजन का रेडियो समस्थानिक कौन होते हैं, तो हमने यहां पर लिया O18, यहां पर लिखा हमने सनलाइट
एंड क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो काम आने वाले जितने भी चारों घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सनलाइट होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए, CO2 और जल। इन चारों में से यदि एक भी घटक एब्सेंट होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी अर्थात नहीं होगी। तो इसमें देखो, इन्होंने रूमैन और कॉमन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि जब प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों को CO2 के साथ साथ रेडियोधर्मी ऑक्सीजन युक्त जल का उपयोग किया जाता है, तो देखा उन्होंने कि बनने वाली जो ऑक्सीजन है जो वायुमंडल के अंदर रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन पर इन्होंने क्या देखा? रेडियोधर्मी अर्थात O18 लेवल पाया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न जो सेकंड प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न जो ऑक्सीजन है वो जल के द्वारा ही मुक्त होती है या प्राप्त होती है, न कि CO2 के द्वारा। ठीक है, मोटे तौर पर यह देखा जाए कि यहां पर O18 लिया गया तो यहां पर भी O18 है। ठीक है, तो भी स्पष्ट होता है कि मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है? जल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि वॉन नील का प्रयोग। किसका? वॉन नील का। इन्होंने क्या देखा कि जब क्लोरोफिल पर सनलाइट डाली जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। किसका? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो क्या निकलेगी? हाफ O2 प्लस 2H प्लस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन कौन निकले? जल के प्रकाशिक अपघटन की क्रिया जब होती है, इसमें O2 2H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, ये जो 2H प्लस आयन है ये वापस कहां पहुंच जाते हैं? CO2 के पास। CO2 इस 2H प्लस आयन को क्या लेगा? अवशोषित करेगा। तो CO2 का क्या हुआ? यहां पर अपचयन हुआ और अपचयन की क्रिया में क्या बना लेगा? ये शर्करा का निर्माण करता है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ, वॉन नील ने क्या समझाया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन है वो कहां से आती है? जल के प्रकाशिक अपघटन से आती है। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है एक ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है। ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का होता है। अपचयन किसका होता है? CO2 का होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया में जो 2H प्लस आयन मुक्त होते हैं वो 2H प्लस आयन CO2 को क्या कर देते हैं? अपचयित कर देते हैं। किसमें? शर्करा के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यदि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मुक्त ऑक्सीजन है वो कहां से आती है, तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझाने होंगे। कौन से? रूमैन और कॉमन का प्रयोग, नेक्स्ट वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब अपन स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस क्रिया में जो 4 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 4 कंपोनेंट्स कौन से? एक CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन चारों की उपयोगिता क्या है? तो समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस चीज को समझाया। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से उनके बारे में पढ़ेंगे।